मैं अमित कुमार अपने YouTube चैनल सीखो फिजिक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे बेटे। आज का जो टॉपिक होने वाला है बेटा हमारा पूर्णांतरिक परावर्तन किस चैप्टर का है बेटा? किरण प्रकाश के एवं प्रकाशिक जो यंत्र है, इस चैप्टर का हमारा अगला जो टॉपिक है वो पूर्णांतरिक परावर्तन है बेटा। कल वाले जो लेक्चर था बेटे हमने कल वाले लेक्चर में हमने दर्पण सूत्र से संबंधित दर्पण के सूत्र जो थे उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था, अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से संबंधित। ये था बेटा हमारा, क्या फार्मूले बने थे थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे। रिकैप करते हैं। क्या बताया था बेटा मैंने इसमें? बताया था दर्पण सूत्र के बारे में। किसका? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के दोनों बेटे दर्पण सूत्र हमने पढ़े थे। दर्पण सूत्र कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है बेटा, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे आपको, वहां से जाके आप देख सकते हैं। क्या सूत्र निकल के आया था बेटा? 1/के F बराबर 1/के B प्लस 1/के U निकल के आया था। ये फार्मूला आया था। ठीक है, यहाँ थोड़ी बेसिक बातें और बता देते हैं। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बेटा वो हमेशा माइनस में, बी भी माइनस में और साथ ही साथ बेटे यू भी इसका माइनस में लिखा जाता है। ठीक, इधर आते हैं, इसकी फोकस दूरी प्लस में। ठीक है, उसके बाद बेटे बी भी इसका प्लस में और यू जो होता है वो ये माइनस में। यू मतलब वस्तु की दूरी, बी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, एम मतलब फोकस दूरी। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वस्तु की प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो प्लस में लिखी जाती है, वस्तु की दूरी होती है माइनस में लिखी जाती है। इसकी तीनों की तीनों वैल्यू जो होती है वो माइनस में लिखी जाती है। ठीक है, इतनी बारी हमने बात कर रखी थी। आगे चलते बेटा, आज का जो टॉपिक रहने वाला रहेगा बेटा पूर्णांतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या रहेगा बेटा आज का जो टॉपिक? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आज का जो टॉपिक होगा बेटा ये रहेगा हमारा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये टॉपिक रहने वाला हमारा। पढ़ेंगे थोड़ा सा पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है। इससे पहले बेटा थोड़ी सी बेसिक बात समझ लेते हैं। क्या समझनी है बेटे? क्रांतिक कोण को समझेंगे पहले। क्रांतिक कोण, कोण इसी को बोलते हैं क्रिटिकल बेटा एंगल। क्रिटिकल एंगल लिखेंगे, क्रिटिकल एंगल। इसके बाद में इस क्रिटिकल एंगल को कैसे नोट करते हैं बेटा? प्रदर्शित कैसे करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं, सी से। ठीक है, सी से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलेंगे बेटा इसके बारे में? थोड़ा सा बात पढ़ेंगे बेटा। आप बोलेंगे यदि आपतन कोण आई का मान इतना बढ़ाया जाए कि उसका जो मान, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से, अपतन कोण के 90 डिग्री के बराबर हो जाए। 90 डिग्री से भी कैसा हो जाए बेटा? 90 डिग्री से भी अधिक हो जाए। ठीक है, तो आपतन कोण क्या कहलाएगा हमारा? क्रांतिक कोण कहलाता। फिर से रिपीट करते हैं एक बार। हम क्या रिपीट करेंगे? यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई का मान इतना बढ़ाया जाए, सघन माध्यम में बढ़ाना है, आपतन कोण आई का मान इतना बढ़ाया जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान जो हो जाए वो 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो उस आपतन कोण को क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे? उस आपतन कोण को क्या बोलेंगे बेटा? क्रांतिक कोण कहेंगे। आगे बात समझ में लिखेंगे बेटा थोड़ा सा, तभी समझ में आ जाएगी। यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, आई का मान इतना बढ़ाया जाए कि
एक विशेष एक विशेष आपतन कोण के लिए, आपतन कोण के लिए, कोण के लिए, आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान, कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। किसका मान हो जाए बेटा? 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो आपतन कोण को, आपतन कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। आई बात समझ में बेटे? ठीक है, जैसे डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा समझाते हैं बेटे। ये मेरे पास है बेटे, ठीक है, सघन माध्यम है, और बेटे यहां से मैं प्रकाश किरण को लेके आता हूं, ठीक है, और मैंने ये डाल लिया अभिलंब, और एक ऐसी स्थिति आए कि अपवर्तन जो कोण है, देखो ये वाली जो लाइन है आपतित कोण होगी, अपवर्तित किरण होगी। ये कौन सी किरण है बेटे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। तो ये वाला जो कोण हो जाएगा कितना हो जाए बेटा? 90 हो जाए, मतलब हुआ आर बराबर कितने के हो जाए बेटे? 90 डिग्री की हो जाए। ये बेटे मेरे पास कितना है? आई है। ये आपतन कोण, ये आपतित किरण होगी मेरे पास, आपतित किरण। इसके बीच जो कोण बनेगा आपतन कोण होगा। ये क्या होगा बेटा? यहाँ पे आपतन कोण। तो इस आपतन कोण को सघन माध्यम में, मैंने क्या लिखा? यदि सघन माध्यम में आपतन कोण आई का मान इतना बढ़ाया जाए, मैं इस आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाता जाऊं, इतना बढ़ाता जाऊं, इतना बढ़ाता जाऊं, बढ़ाता जाए कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन आर कोण का मान जो कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री हो भी रहा है, 90 डिग्री इस तरीके से लाइन हो जाएगी, 90 डिग्री बन जाएगा, हो जाए तो आपतन कोण को, उसी आपतन कोण को क्या बोलेंगे बेटा? क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और आपतन कोण का मान, इस आपतन कोण का मान जब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा बेटा, जब ज्यादा हो जाएगा तो बेटा ये जो प्रकाश किरण आएगी वो इसी माध्यम में ऐसे करके वापस लौटने लगेगी इस तरीके से, और इस तरीके से लौटेगी। इस स्थिति में पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। क्या लिखेंगे बेटा? जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा, किससे? क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा। तो जब क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा बेटा, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होने लगेगी। आगे बात समझिए बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना क्या होगी? कि जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलती है, तो जब वह किसी पृष्ठ पर आपतित होती है तो वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर अगर आपतित होती है तो उसका, तो वह अपने उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, और वह लौटकर वापस टकराने लगती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आएगी बात? यही है बेटे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिख देंगे थोड़ा सा इसके बारे में। जब प्रकाश किरण आपतन कोण से, आपतन कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, अधिक कोण पर आपतित होती है, आपतन कोण से अधिक कोण पर, जब प्रकाश किरण आपतन कोण, क्या लिख दिया मैंने? जब प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, ऐसे लिखो, जब प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर टकराती है, पृष्ठ पर टकराती है, टकराती है, तो यदि वह आपतन कोण से, किस कोण से बेटे? आपतन कोण से
क्रांतिक कोण से, तो वह क्रांतिक कोण से क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, अधिक कोण पर, यदि वह क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है, तो वह किरण दूसरे माध्यम में न जाकर, दूसरे माध्यम में ना जाकर, ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौटकर, लौटकर लौटकर पृष्ठ से बार बार टकराती है, पृष्ठ से बार बार टकराती रहती है, टकराती रहती है। इस घटना को, इस घटना को इस घटना को क्या बोलेंगे बेटे, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये होगी बेटे मेरे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई वो बात समझ में आई होगी अच्छे से। ठीक है, अब बेटा हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित क्या क्या घटनाएं होती है इनके बारे में और बात कर देते हैं। ठीक है लाडलो, मेरे रसगुल्लो, मैं डाल दें इसे फटाफट से। रखेंगे हेडिंग पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित घटनाएं, पहली बेटे घटना, पहली घटना है बेटा रेगिस्तान में मृग मरीचिका का दिखना। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का दिखना, मृग मरीचिका का दिखना नंबर 1 हो गया बेटा। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही आधारित है बेटे। ठीक है, उसके बाद बेटे बात कर लेते हैं दूसरा सर पॉइंट क्या है, दूसरा बेटे पॉइंट है इसका हीरे का चमकदार दिखाई देना, हीरे का चमकदार दिखाई देना, हीरे का चमकदार दिखाई देना, चमकदार दिखाई देना। तीसरा बेटे है, तीसरा लिख लेते हैं बेटे यहाँ पे क्या बोलते हैं, हीरे का चमकदार दिखाई देना। उसके बाद है प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु। ये बेटे जितनी भी घटनाएं बताई बेटे ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है, जिसमें से बेटे हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ये घटना हमारे में दे रखी है प्रकाशिक तंतु के बारे में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटे इसी के बारे में, प्रकाशिक तंतु क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, ध्यान से समझते चलेंगे आप लोग। ये घटना होगी तो बेटे हम टॉपिक डालेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का दिखाना, भ्रम हो जाना, पानी वगैरह का भरा होना, ये मृग
हीरे का चमकदार दिखाई देना, जब हीरे के अंदर प्रकाश किरण जाती है तो सघन माध्यम में पहुंचती है, तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आने की कोशिश करती है तो वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या हो जाती है, आपतित हो जाती है, और प्रकाश किरण बाहर ना निकलकर उसमें ही घूमती रहती है। जब क्रांतिक कोण के बराबर मान हो जाता है तो प्रकाश किरण बाहर निकल के आ जाती है। ठीक है, तो जब जब वो उसके अंदर रहती है तो बार बार सतह से टकराती रहती है, और सतह से टकराने के बाद प्रकाश का बार बार उसके सतह के टकराने के बाद, टकराने से उसमें प्रकाश भरा रहता, और इस वजह से हम हीरा जो होता है वो चमकदार दिखाई देता। ठीक, प्रकाशिक तंतु हेडिंग डालेंगे। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु। ठीक है, प्रकाशिक तंतु के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रकाशिक तंतु है क्या बेटे, समझो। प्रकाशिक तंतु एक प्रकार की ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। एक स्थान से कैसे बेटे, दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। फिर पढ़ेंगे इसकी संरचना। संरचना कैसी होती है बेटे, इसमें 3 लेयर होती है। पहला होती है क्रोड, क्लैडिंग, उसके बाद होती है बेटे अधिपट्टन। क्रोड, क्लैडिंग और अधिपट्टन, ऊपर का जो क्रोड कवर होता है वो कवर। ठीक है, 3 होती है, जिसमें क्लैडिंग जो क्रोड जो होती है उसका अपवर्तनांक रखा जाता है 1 पॉइंट के 5, क्लैडिंग का 1 पॉइंट के बेटे 4 8 रखा जाता है, और वो अधिपट्टन जो है मेरा पास वो तो कवर ही होता है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण बेटा कैसे जाती है, जब प्रकाश किरण जाती है उसकी क्लैडिंग कोण पे पड़ती है जाके, तो वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर पड़ती है जाके। ठीक है, तो इसके बीच उसके बीच क्या होता रहता है, बार बार उसकी दीवारों से टकराती रहती है। जब टकराती है तो जब दूसरे सिरे पे पहुंचता है, जब दूसरे सिरे पे पहुंचती है तो क्रांतिक कोण से कम मान पर आपतित हो जाती है। इस वजह से बड़े प्रकाश किरण बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है प्रकाशिक तंतु के बारे में। उपयोग कहाँ करते हैं बेटा, सबसे पहले उपयोग बेटा प्रकाश सिग्नलों के प्रसारित करने के लिए करते हैं। दूसरा चिकित्सा और प्रकाशिक जांच के लिए, चिकित्सा तथा प्रकाशिक जांच के लिए नली के रूप में इसका उपयोग हम कर रहे होते हैं। किसका, प्रकाशिक तंतु का। ठीक है, ये सारी बातें प्रकाशिक तंतु के बारे में होगी, थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा इसके बारे में, बोलेंगे प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है, ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, सहायता से, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को, प्रकाश सिग्नल को, सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक तक भेजा जाता है, दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। देखिए, स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करा जाता है बेटा, इसे भेजा जाता है इसकी सहायता से प्रकाश को। ठीक है, ये होगी प्रकाश के तंतु के बारे में बात है। अब मैं हेडिंग डालूंगा इसकी बेटे संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। संरचना क्या पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में, संरचना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, संरचना बोलेंगे तो बड़े स्ट्रक्चर्स। इसमें बेटे क्या होता है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, बनाते हैं कुछ डायग्राम इसका, 2 डायग्राम बनाएंगे इसका। थोड़ा सा सही बन के चले, इसे यहां से नहीं मिटा ले, थोड़ा इस तरीके से मिटा लो, साफ हो जाएगा। इस तरीके से मैंने एक लेयर ले ली। ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है।
ये जो लेयर होती है बेटा, ये वाली जो है, ये वाली क्रोड कहलाती है। उसके बाद इसके ऊपर एक रोड और चढ़ाई जाती है। ये तो हो जाएगी बेटा, ये जो सिरा है इसे बोलते हैं क्रोड। क्या बोलेंगे बेटा इसे? क्रोड बोलेंगे। इसके ऊपर एक और परत चढ़ाई जाती है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से चलाई जाती है परत। और थोड़ा सा और लिख देता हूँ बेटे, यहाँ पे बनाता हूँ। इस तरीके से बेटे क्रोड एक परत और चढ़ाई जाती है इसके ऊपर। इसको बोलते हैं बेटा क्लेडिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको? क्लेडिंग बोलते हैं। मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ। ये वाली जो लेयर होती है बेटा, अंदर वाली जो रेड लेयर होती है उसे बोलते हैं क्रोड। ये वाली जो होती है बेटे, ये होती है मेरे पास क्रोड। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसके ऊपर और एक लेयर होती है बेटा, एक लेयर और होती है। अरे हट जा। ये होती है बेटा इस तरीके से। ठीक है, ये लेयर होती है, इसी को बोलते हैं बेटा अधिपट्टन। ये इस तरीके से थोड़ा सा डिजाइन कर देंगे। इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्राउड हो गई। जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है बच्चों, ये जो ब्लैक वाली है इसका नाम है बेटा, इसका नाम है क्लेडिंग। क्लेडिंग, इसे क्लेडिंग बोलते हैं। और बेटा इस वाली का नाम होता है अधिपट्टन। अधिपट्टन। ठीक है, ये क्रोड, क्लैडिंग, सबसे अंदर होती है क्रोड, फिर क्लैडिंग, फिर अधिपट्टन होती है। समझ आई बात? हाँ बेटे, इसके बाद में बात कर लेता हूं बेटे थोड़ा सा। क्या बात करूंगा यहां से? इसके बाद तो पढ़ेंगे संरचना में। क्या बोलेंगे बेटा? इसका जो अपवर्तनांक होता है n बराबर यहाँ पे जो होता है, इसकी भी जो वैल्यू रखी जाती है बेटा 1.5 रखी जाती है। और इसका जो अपवर्तनांक होता है, बाहर वाले का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.48 होता है। ठीक, ये होगी इसकी संरचना। तो आप क्या बोलेंगे? संरचना में प्रकाशिक तंतु में 3 लेयर होती हैं। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसे क्रोड बोलते हैं, जिसका अपवर्तनांक 1.5 रखा जाता है। तथा क्लेडिंग, इसके ऊपर वाली जो परत होती है उसे क्लेडिंग बोलते हैं, उसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.48 होता है। तथा सबसे बाह्य जो परत होती है उसे अतिबंधन बोलते हैं, इसे कुचालक पदार्थ होता है। कैसी होती है? ये कुचालक होती है। ठीक है, ये होगी बेटे संरचना के बारे में। इसकी कार्य विधि पढ़ेंगे थोड़ा सा। कार्य विधि, कार्य विधि, कार्य विधि देखेंगे। कार्य विधि क्या होती है इसकी? क्या होती है ये कार्य विधि? कार्य विधि क्या बेटा? जैसे ये प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश ऐसे आएगा और इसके क्लैडिंग कोण पे पड़ेगा और क्रांति कोण से अधिक कोण पे पड़ेगा। तो जब पड़ेगा बेटा तो ये इस तरीके से प्रकाश किरण टकराती जाएगी, इस तरीके से। और जब दूसरे सिरे पर पहुंचेगी, और दूसरे सिरे पर पहुंचेगी बेटा, तो बेटा ये क्रांति कोण से कम मान पर आपतित होगी और इस वजह से ये बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से आपतित होगी। ठीक है, इस तरीके से चलेगी। और जब क्रांति कोण से कम कोण पर आपतित होगी तो ये प्रकाश किरण ऐसे बाहर निकल जाएगी दूसरे सिरे से। तो समझेंगे बेटा थोड़ा सा। क्या बेटा यहाँ पे यहाँ पे जो होता है इसकी सहायता से क्या होता है, प्रकाश किरणों का कहीं पर हिरास नहीं होता। क्या होता है? प्रकाश किरणों का कहीं पर हिरास नहीं होता है। इसकी सहायता से पूरे की पूरे प्रकाश जो सिग्नल है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से बिना ऊर्जा हिरास किए हुए पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप कार्य विधि में लिखेंगे, जब जब प्रकाश सिग्नल, प्रकाश सिग्नल
जब प्रकाश सिग्नल क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होते हैं, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर, अधिक कोण पर, अधिक कोण पर आपतित होते हैं, आपतित होते हैं, तो उनका उनका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगता है, पूर्ण आंतरिक होने लगता है और सिग्नल सिग्नल बिना ऊर्जा ह्रास के, बिना ऊर्जा ह्रास के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रसारित होते हैं, दूसरे स्थान पर प्रसारित होते हैं, प्रसारित हो जाते हैं, हो जाते हैं, प्रसारित हो जाते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में होगा। अच्छा बेटे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, इसके उपयोग क्या है। उपयोग भाई प्रकाश सिग्नल को प्रसारित करना, पहला उपयोग प्रकाश सिग्नल को प्रसारित करना, प्रकाश सिग्नल को प्रेषित करना, प्रेषित करना पहला काम हो गया इसका, पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग होता है चिकित्सा तथा प्रकाशीय जांचों में नली की भांति प्रयोग करते हैं, नली की भांति क्या करते बेटा, नली की भांति उपयोग करते हैं, करते हैं। ये बेटा मेरा कंप्लीट हो गया प्रकाशिक तंतु। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना रखेंगे और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।